ये फॉग बिन बुलाए आ गया। वो जनरम में ऐसे घुस आया जैसे कोई गिल्टी थॉट, एकदम थिक और चिपचिपा। मॉर्निंग्स तो सबसे वर्स्ट होती थी। सूरज जैसे कोई भूली बिसरी अफवाह हो। घर बस धुंधले से शेप्स बन गए थे, उनकी विंडोज जैसे खाली आंखें जो उस ग्रे में घूर रही हों। आवाजें जैसे पूरी निगल ली जाती थीं, उस ऑप्रेसिव ब्लैंकेट ने दबा दी थीं जो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। बच्चों की हंसी जो कभी तंग गलियों की कॉमन मेलोडी हुआ करती थी, अब एक रेयर कीमती चीज बन गई थी जो नम हवा में जल्दी ही घुल जाती थी। फॉग ने सब कुछ बदल दिया था। वो एक थीफ जैसा था, सब फेमिलियर चीजें चुरा रहा था और पीछे छोड़ जाता था एक चिलिंग सी बेचैनी जो टाउन के लोगों के रग रग में बस गई थी। हर शैडो जैसे लंबी होती जाती थी और मुड़कर कुछ ऐसा बन जाती थी जो वो थी ही नहीं। जनरम एक छोटा सा टाउन था, ऐसी जगह जहां हर कोई आपका नाम, आपकी हिस्ट्री, आपके सीक्रेट्स जानता था। और सो दे थॉट। फॉग से पहले ये क्वेंट था, शायद थोड़ा डल भी, उन हिल्स के पास बसा हुआ जो अब हमेशा ऑब्स्क्यूर्ड रहती थी। इस रिलेंटलेस मिस्ट का आना लोगों को बहुत पर्सनल लगा, उनकी प्रिडिक्टेबल लाइफ्स पर एक अफ्रंट जैसा। वो ट्रीज से चिपक गया था जिससे ठंडी परसिस्टेंट मॉइस्चर टपकती रहती थी। वो डोरवेज के नीचे से सीप करता था, अपने साथ डैम्प अर्थ की और कुछ और चीज की सेंट लिए हुए, कुछ इनडिफाइनेबल, कुछ वेगली अनसेटलिंग। एल्डर्स बुरे इल ओमेंस के बारे में मटर करते थे। यंग लोग रेस्टलेस हो गए, उनकी वर्ल्ड बस कुछ फीट तक श्रिंक हो गई थी जो उनके सामने विजिबल थी। एयर हैवी हो गई थी, सिर्फ मॉइस्चर से नहीं बल्कि एंटिसिपेशन से, एक साइलेंट ड्रेड। पीपल जल्दी जल्दी अपने एरेंड्स निपटाते थे, हेड्स डाउन, कॉलर्स ऊपर खींचे हुए। मार्केट प्लेस जो यूजुअली बस्लिंग रहता था, सबड्यूड था। कॉन्वर्सेशंस ब्रीफ थीं, विस्पर्ड, आईज नर्वसली उस स्वर्लिंग ग्रे में देखती थीं। फॉग एक कर्टन था और ये सब फील कर रहे थे। उन्हें सेंस हो रहा था कि उसके पीछे कुछ वेट कर रहा है, कुछ पेशेंट, कुछ जो वॉच कर रहा था। जनरम में लाइफ का टेक्सचर ही ऑल्टर हो गया था, फ्रैजाइल बन गया था, जैसे पूरा टाउन खुद अपनी ब्रेथ रोककर किसी इनेविटेबल अनवेलकम एक्सहेल का वेट कर रहा हो। ये सिर्फ वेदर नहीं था, ये एक प्रेजेंस था। ये कंज्यूमिंग श्राउड एक मीटियोरोलॉजिकल इवेंट से ज्यादा एक स्टेज था। इसने आगे जो होने वाला था उसके लिए सीन सेट कर दिया था, फेमिलियर को मेनेसिंग में ट्रांसफॉर्म करते हुए। स्ट्रीट लाइट्स फीबल हेलोड ग्लोज देती थीं जो ग्लूम को बेरली ही पियर्स कर पाती थीं। रियलिटी के एजेस ब्लर हो गए थे। पाथ्स जो कभी वेल ट्रॉडन थे अब ट्रेचरस, एलियन लगते थे। फॉग एक पेशेंट प्रेडेटर था जो धीरे धीरे हर इनहेबिटेंट को उनके अपने स्मॉल बबल ऑफ विजिबिलिटी में आइसोलेट कर रहा था। जनरम ट्रैप्ड था माउंटेन्स या रिवर्स से नहीं, बल्कि एक इम्पैल्पेबल इनएस्केपेबल वाइटनेस से। और इस आइसोलेशन में फियर ब्रीड करने लगा, एक साइलेंट कंटेजन जो किसी भी रूमर से तेज स्प्रेड हो रहा था। फिर राजकुमार गायब हो गया। वो 9 साल का था, एक लड़का जिसकी गैप टूथ स्माइल थी और जिसे आवारा कुत्तों के पीछे भागने का शौक था। एक पल वो अपने छोटे से सामने वाले आंगन में खेल रहा था, उसकी लाल गेंद उस ग्रे माहौल में एक फ्लीटिंग स्प्लैश ऑफ कलर जैसी थी। अगले ही पल सन्नाटा। उसकी मां ने उसका नाम पुकारा। उसकी आवाज शुरू में थोड़ी अनोयंस वाली तेज, फिर घबराहट में बढ़ती हुई, बिना किसी जवाब के गूंजती रही। वो लाल गेंद गीली घास पर वैसे ही पड़ी थी, पर रात जा चुका था। ऐसे गायब हुआ जैसे खुद धुंध ने ही उसे निगल लिया हो। पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा सिवाय एक चिलिंग वॉइड के और उसकी मां के दिल में बरहाते हुए खौफ के। आस पड़ोस वाले भी ढूंढने में लग गए। उनकी आवाजें धुंध में गुम हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे धुंध उनकी कोशिशों का मजाक उड़ा रही हो। वो उनके चारों ओर घूम रही थी, ठंडी और बेपरवाह। उन्हें कुछ नहीं मिला, कोई पैरों के निशान नहीं, कोई छीना झपटी का निशान नहीं, बस वो दबाने वाला खामोश ग्रे माहौल। ऐसा लगा जैसे राज बस हवा में घुल गया हो। घंटे बीतते बीतते एक फ्रैंटिक डेस्परेट रात में बदल गए। लालटेनें उस अंधेरे में कमजोर रास्ते बना रही थीं। ढलती रोशनी के साथ उम्मीद भी कम होती गई। शहर की शुरुआती बेचैनी अब एक ज्यादा स्पेसिफिक और तीखे डर में बदलने लगी थी। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये जानबूझकर किया हुआ लग रहा था। ऐसा लगा जैसे कुछ छीन लिया गया हो। राजकुमार के जाने के बाद जो खामोशी थी, वो जन्ना राम के दिल में एक चीखते हुए जख्म की तरह थी। जहां राजकुमार को होना चाहिए था, उसके परिवार के छोटे से साफ सुथरे गार्डन के गेट के पास उन्हें वो चीज मिली। एक छोटा, बहुत ही खूबसूरती से हाथ से बनाया हुआ लकड़ी का पक्षी। उसके पंख थोड़े फैले हुए थे, जैसे वो बीच उड़ान में पकड़ा गया हो या शायद किसी ने उसे रोक दिया हो। छूने में वो स्मूथ था, एक सॉफ्ट चमक के साथ पॉलिश्ड किया हुआ। लकड़ी का रंग हल्का, लगभग सफेद था और उसमें महीन सी ग्रेन थी।
वो सुंदर था और वो डरावना भी था। किसी ने उसे वहां रखा था जानबूझकर, एक निशान, एक मैसेज, किसी चीज के बदले में। वो छोटा सा पक्षी इतना शांत, इतना बेजगह लड़के के गायब होने के खौफ को और बढ़ा रहा था। वो एक खामोश, रोंगटे खड़े कर देने वाला सबूत था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। दहशत ठंडी और तेज धुंध के आगोश को चीरती हुई फैल गई। ये अब किसी बच्चे के खो जाने का सिंपल मामला नहीं था। उस लकड़ी के पक्षी ने सब कुछ बदल दिया था। वो एक इरादे की तरफ इशारा कर रहा था, इस गायब होने से जुड़ी एक परेशान करने वाली आर्टिस्ट्री की तरफ। ऐसी चीज कौन छोड़ेगा और क्यों? ये सवाल हवा में भारी होकर तैर रहे थे, उतने ही घने और दम घोंटने वाले जितनी वो धुंध जो अब भी जन्नाराम से लिपटी हुई थी। पूरे कस्बे की जैसे सांस अटक गई थी। राजकुमार सिर्फ गायब नहीं हुआ था, उसे रिप्लेस कर दिया गया था। वो हाथ से बनी चीज एक सिग्नेचर थी, एक ताना, और भी कुछ होने का एक प्रॉमिस। वो जिस खामोशी को दिखा रही थी वो कान फाड़ देने वाली थी। ये बात राजकुमार पर ही नहीं रुकी। 2 दिन बाद छोटी प्रिया अपनी पिगटेल्स और खिलखिलाती हंसी वाली शाम की प्रेयर्स के दौरान टेम्पल कोर्टयार्ड से गायब हो गई। उसकी ग्रैंडमदर ने बस कुछ सेकंड्स के लिए ही अपनी पीठ फेरी थी। जब उन्होंने दोबारा देखा, प्रिया वहां नहीं थी। उसकी जगह पर बिखरे हुए मैरीगोल्ड पेटल्स के बीच एक और वुडन कार्विंग पड़ा हुआ था। इस बार वो एक नाजुक फ्लावर था जिसकी पेटल्स पर बहुत बारीक काम किया हुआ था और उसका स्टेम बहुत ही ज्यादा पतला था। वही फीके रंग की वुड, वही डरा देने वाली पॉलिश, वही ठंडा मैसेज, एक और बच्चा गायब, पीछे छोड़ा गया एक और खूबसूरत मगर भयानक टोकन। पूरा शहर अपनी सांस रोके इंतजार कर रहा था। डर जैनरम में सबका साथी बन गया था। वो उनके साथ चलता था धुंध से भरी गलियों में, वो उनके साथ बैठता था उनके बंद घरों में। ये हैंडक्राफ्टेड आइटम्स शुरू में तो बस एक अजीब सी क्यूरियोसिटी की चीजें थीं, लेकिन अब वो धीरे धीरे फैलते एक सोची समझी ईविल के सिंबल्स बन गए थे। 1 हफ्ते बाद तीसरा बच्चा गायब हो गया, फिर चौथा। हर बार एक नया वुडन ट्रिंकेट मिलता था, एक छोटी सी परफेक्ट बोट, एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप, एक छोटा बिना पलकें झपकाए ऑवल। हमेशा वही फीके रंग की वुड, हमेशा वही शानदार क्राफ्ट्समैनशिप। शहर के लोग एक कलेक्टर के बारे में फुसफुसाते थे, कोई जो उनके बच्चों को चुरा रहा था और ये ठंडी खामोश एफिजीज छोड़ जाता था। गायब होने का तरीका बहुत साफ था, कुछ ज्यादा ही साफ। कोई गवाह नहीं, ना ही कोई चीख पुकार की आवाज, बस धुंध, खामोशी और फिर उस छोटे से वुडन रिप्लेसमेंट का मिलना। बच्चे हमेशा छोटे होते थे, 7 से 10 साल के बीच। उन्हें ऐसी जगहों से उठाया जाता था जहां उन्हें सेफ होना चाहिए था, उनके घरों के यार्ड से, टेम्पल से, स्कूल के रास्ते से। लोकेशंस का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन विक्टिम्स और कॉलिंग कार्ड्स एकदम खास थे। इसने एक अलग ही तरह का टेरर पैदा कर दिया था। इससे पता चलता था कि उसे टाउन की गहरी जानकारी थी, उसके रिदम्स की, उसकी वल्नरेबिलिटीज की। ये वुडन आइटम्स सिर्फ मार्कर्स नहीं थे, वो ट्रॉफीज थे। जैनरम भूतों का शहर बन गया था। शाम ढलते ही गलियां खाली हो जाती थी, बच्चों को घरों के अंदर रखा जाता था, उनकी हंसी खामोश हो गई थी, उनके चेहरे विंडोज से चिपके रहते थे, बाहर की धुंधली दुनिया को घूरते हुए। ये फॉग एक केज की तरह लगता था जो उन्हें एक अंधे के प्रेडेटर के साथ फंसा रहा था। दुखी फैमिलीज उन वुडन ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करती थीं, उन्हें श्रद्धा और हॉरर के मिले जुले भाव से सहलाती थीं। हाँ, वो खूबसूरत तो थे, लेकिन उनकी खूबसूरती पर उनके मिलने की भयानक कीमत का दाग लगा था। हर एक चीज दर्द का एक नया घाव थी, उस खालीपन की याद दिलाती थी और उस कलेक्टर की भयानक प्रिसिजन का सबूत थी जो उनके धुंध में लिपटे टाउन में शिकार कर रहा था। डिटेक्टिव विक्रम राठौड़ तब आए जब मिसिंग बच्चों की गिनती 5 हो गई। वो एक ऐसा आदमी था जिसके अपने शैडोज थे, उसके चेहरे पर एक ऐसी थकान थी जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। वो जन्नारम का नहीं लगता था, उसकी सिटी वाली शार्पनेस उस कस्बे के दबे हुए डर से बिल्कुल आलादा थी। वो बोलता कम और सुनता ज्यादा था, उसकी आंखों से कुछ नहीं छूटता था। उसने दम घोंटने वाले फॉग, एकदम शांत सड़कों और दुख और शक से भरे चेहरों को देखा। उसने देखा कि एक कस्बा डूब रहा है, सिर्फ धुंध में नहीं बल्कि निराशा में। और उसने वो छोटी लकड़ी की कार्विंग्स देखी जो मेकशिफ्ट पुलिस स्टेशन में एक टेबल पर रखी हुई थी। राठौड़ कोई दिलासा पट्टी देने वाला आदमी नहीं था, उसने कोई झूठा दिलासा नहीं दिया। वो फैक्ट्स, पैटर्न्स और हंट के कोड लॉजिक पर काम करता था। उसने हर लकड़ी की चीज को बहुत ध्यान से देखा, चिड़िया, फूल, नाव, लट्टू, उल्लू। वो वाकई बहुत सुंदर थीं,
किसी माहिर कारीगर का काम, लेकिन राठौड़ के लिए उनकी सुंदरता किसी भयानक चीज पर एक परत जैसी थी। उसने लकड़ी की कंसिस्टेंसी, उसका हल्का रंग और उसके फाइन ग्रेन पर गौर किया। उसने उसकी फिनिश को महसूस किया, एक अजीब लगभग चिपचिपा लैकर जो रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के बजाय एब्जॉर्ब करता हुआ लगता था। यहाँ एक कहानी थी जो लकड़ी के ग्रेन में फुसफुसाई जा रही थी। उसने फैमिलीज का इंटरव्यू लिया, उसके सवाल नरम थे लेकिन गहराई तक जाने वाले थे। वो उन रास्तों पर चला जहां से बच्चे गायब हुए थे, ये देखने की कोशिश कर रहा था कि उन्होंने क्या देखा, अपनी आजादी के आखिरी पलों में कैसा महसूस किया। वो फॉग एक लगातार परेशान करने वाली चीज थी जो सब कुछ छुपा रही थी, बिगाड़ रही थी। लेकिन राठौड़ को धुंधलके में से देखने की आदत थी, असली वाले भी और मेटाफोरिकल भी। उसे गायब होने की घटनाओं के बीच एक बारीक सा कनेक्शन दिखने लगा जो साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा था। जगह यूं तो रैंडम लगती थी, पर अक्सर वहां छिपकर देखने की जगहें होती थी, ऐसी जगहें जहां से कोई छिपकर उस हमेशा रहने वाली धुंध में देख सकता था। ये कोई अपॉर्चुनिस्ट नहीं था, ये एक प्लानर था। लोकल पुलिस तो बिल्कुल ओवरवेल्म थी, उनके बस की बात नहीं थी। वो तो बस हवा में तीर चला रहे थे, कभी घूमने फिरने वाले मजदूरों पर शक कर रहे थे तो कभी पुरानी दुश्मनी पर। राठौड़ ने इन थ्योरीज को चुपचाप बड़े तरीके से खारिज कर दिया। प्रिसिजन बहुत ज्यादा थी, आर्टिस्ट्री बहुत स्पेसिफिक थी। उसने लकड़ी और लैकर के सैंपल्स एनालिसिस के लिए भेजे। उसे पहले से ही एक गट फीलिंग हो रही थी। ये सिर्फ बच्चों को ले जाने के बारे में नहीं था, ये किसी और चीज के बारे में था, कुछ रिचुअलिस्टिक, कुछ ऐसा जो ले जाने वाले के लिए बहुत पर्सनल था। वो लकड़ी की चीजें सिर्फ टोकन्स नहीं थी, वो एक लैंग्वेज थी, और विक्रम राठौड़ उसे पढ़ना सीखने के लिए डिटरमिन्ड था, ताकि वो उस खामोश डरावनी कहानी को समझ सके जो वो सुना रही थी। सेक्शन 5, बोमला मनुष्य की कानाफूसी, एक कहानी जो सच बन रही है। जैसे जैसे डिटेक्टिव राठौड़ ने और छानबीन की, शहर वाले किसी और चीज के बारे में बात करने लगे, कुछ ऐसा जो इस नए डर से भी पुराना था। वे दबी आवाज में बात करते थे, उनकी आंखें एक पुराने डर से चौड़ी थीं जिसे कोहरा और बढ़ाता हुआ लग रहा था। वे बोमला मनुष्य के बारे में बात करते थे, कठपुतली वाला आदमी, एक लोकल कहानी, आग के पास बैठकर सुनाई जाने वाली कहानी जो बच्चों को डराकर कहना मनवाने के लिए होती थी। एक लंबा चौगा पहना हुआ आदमी जो जंगलों और धुंध में घूमता था, जो कहते हैं कि हूबहू गुड़िया या कठपुतलियां बनाता था। कुछ कहते थे कि वो शरारती बच्चों को चुरा लेता था और उनकी जगह अपनी लकड़ी की बनाई चीजें रख देता था। एक बेवकूफी भरी कहानी। अब तक जो भी बताया गया वो धुंधला और परछाई जैसा था, एक साया जो जंगल के किनारे पर देखा गया, घने कोहरे में बस एक पल की झलक, हमेशा चौगा पहने हुए, हमेशा चुपचाप, हमेशा पेड़ों से जुड़ा हुआ, जन्नारम के आसपास के घने जंगली इलाकों से। राठौड़ जो लॉजिक से सोचते थे, ऐसी लोक कथाओं को नजरअंदाज करना चाहते थे, लेकिन दबी आवाज में कही गई बातों में जो एक जैसापन था, उसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। डर अक्सर वहम पैदा कर देता है, लेकिन पीछे छूटी हाथ से बनी लकड़ी की चीजें, उस कठपुतली वाले आदमी, उन डरावनी निशानियों के कारीगर की इमेज को खतरनाक तरीके से सच मान लेने पर मजबूर कर रही थी। कहानी अब हकीकत में बदल रही थी। राठौड़ की लकड़ी की चीजों पर इन्वेस्टिगेशन से नतीजे मिलने शुरू हो गए। लकड़ी ऐश की थी, यह पक्का हो गया। सिर्फ कोई आम ऐश नहीं, बल्कि एक खास किस्म की, जो आसपास के इलाके में कम मिलती थी और पुराने शांत जंगलों में ज्यादा उगती थी। लेकर तो और भी ज्यादा राज खोल रहा था। ये एक पुरानी, लगभग भूली बिसरी टेक्निक थी जिसमें कुदरती रेजिन और एक खास सुखाने का तरीका इस्तेमाल होता था, जिससे उसमें वो अजीब सी थोड़ी चिपचिपी, रोशनी सोखने वाली खूबी आती थी। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कोई शौकिया तौर पर काम करने वाला जानता हो। इससे इशारा मिलता था कि ये किसी ऐसे का काम है जिसे पारंपरिक लकड़ी के काम की गहरी, शायद विरासत में मिली जानकारी हो, कोई जो सबसे अलग थलग रहता हो, किसी डरावनी परी कथा के किरदार जैसा। सबूतों के टुकड़े जुड़कर एक डरावनी तस्वीर बना रहे थे। ऐश की लकड़ी, पुराना लेकर, बोमला मनुष्य का नाम, चोगा पहना हुआ साया। ये अलग अलग चीजें नहीं थीं, बल्कि एक ही खतरनाक चीज के अलग अलग पहलू थे। शायद वो कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी, बल्कि एक असली खतरे की बिगड़ी हुई याद थी जो अब फिर से जाग उठा था। राठौड़ को एक ठंडी सी सच्चाई का एहसास हुआ। वो सिर्फ एक किडनैपर का पीछा नहीं कर रहे थे, बल्कि डरावने सपनों के एक कारीगर का, किसी ऐसे का जो बच्चों को अपनी घिनौनी कला के लिए कच्चे माल की तरह देखता था। जन्नारम का कोहरा और ठंडा और ज्यादा खतरनाक लगने लगा जैसे जैसे उसके अंदर छिपे शैतान की शक्ल साफ होने लगी थी। सेक्शन 6 है, जली हुई जमीन से गूंजती आवाजें, अनाथालय के दबे हुए राज।
उस खास ऐशवुड और पुरानी लाख की टेक्निक का पीछा करते हुए राठौड़ की सर्च उसे फौरन शहर से दूर और उन घने कोहरे से ढके जंगलों में ले गई जो जन्नारम के बॉर्डर पर थे। लोकल्स इन जंगलों में ज्यादा अंदर तक नहीं जाते थे, खासकर अब। ये पुराने जंगल थे परछाइयों और बेचैन कर देने वाली खामोशियों से भरे हुए। एक पुराने फॉरेस्ट्री मैप और बढ़ते हुए डर के साथ वो झाड़ियों के बीच से आगे बढ़ा। धुंध उसे कफन की तरह जकड़े हुए थी। वो एक सोर्स ढूंढ रहा था, एक ऐसी जगह जहां ऐसी पुरानी प्रैक्टिसेस की जड़ें हो सकती थीं, एक भूली हुई जगह। आखिरकार उसे वो मिल ही गया, खंडहर। एक ढांचा जो झलकर और वक्त के साथ खत्म हो चुका था, जिसे बढ़ते हुए जंगल ने लगभग निगल ही लिया था। ये एक पुराना अनाथालय था, लोकल्स ने बाद में कंफर्म किया, जो दशकों पहले जल गया था। ज्यादातर लोग इसके होने के बारे में भूल चुके थे या याद नहीं रखना चाहते थे। आग बहुत तेजी से फैली थी और बहुत भयानक थी। कुछ लोगों के मरने की, बच्चों के खो जाने की कानाफूसी थी, लेकिन डिटेल्स धुंधली थीं, सालों की सबकी भुलाई के नीचे दबी हुई। अब जले हुए पत्थर और लकड़ियां एक खामोश, डरावने मॉन्यूमेंट की तरह खड़े थे। यहाँ की हवा ज्यादा ठंडी, ज्यादा भारी महसूस हो रही थी। उस कोहरे से घिरी जमीन पर किसी भी दूसरी जगह से ज्यादा मलबे के बीच विक्रम को वो मिला। ऐशवुड का एक फेंका हुआ टुकड़ा जो आधा तराशा हुआ था, एक छोटे अधूरे हाथ या पैर में, फिर एक और, एक बेढंगे तरीके से बनाया गया धड़। और टूल्स, लकड़ी के काम करने वाले पुराने औजार जिन पर जंग लगा था, लेकिन साफ पता चल रहा था कि वो ट्रेडिशनल तरीके से बने थे, फर्श के एक टूटे हुए हिस्से के नीचे छिपे हुए। ऐसे औजार जिनसे वो बारीक नक्काशी की जा सकती थी जो पीछे छूट गई थी। और फिर सबसे डरावनी डिस्कवरी, एक फीकी पड़ चुकी, पानी से खराब हुई लेजर। उसमें नाम लिखे थे, बच्चे, बहुत सारे बच्चे। कुछ नामों के आगे लकड़ी की छोटी अजीब सी बनी हुई आकृतियां थीं, ऐसी आकृतियां जो भयानक रूप से मिलती जुलती थीं उन चीजों से जो गायब होने वाली जगहों पर मिली थी। कनेक्शन को नकारा नहीं जा सकता था। डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। अनाथालय, आग, खोए हुए बच्चे, और अब नए बच्चे गायब हो रहे थे, जिनकी जगह लकड़ी के पुतले ले रहे थे। क्या ये रिवेंज था, किसी पुरानी घटना को अजीब तरह से दोहराना, या कुछ ऐसा जो इससे भी कहीं ज्यादा बिगड़ा हुआ था? राठौड़ को एहसास हुआ कि बोम्मला मानिशी शायद सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस हादसे से बचा हुआ कोई था, कोई ऐसा जिसे उस पुरानी ट्रेजेडी ने बदल दिया था, जिसका दिमाग आग और नुकसान से बिगड़ गया था। अब वो अपने ट्रॉमा, अपनी खोई हुई दुनिया को फिर से बना रहा था, जन्नारम के बच्चों का इस्तेमाल करके। अनाथालय की राख गहरे दर्द की कहानी सुना रही थी, जो अब शहर के लिए एक जीता जागता बुरा सपना बनकर लौटी थी। सेक्शन 7, ऐशवुड का अंधेरे की ओर ट्रेल, राठौड़ का नीचे उतरना। वो जला हुआ अनाथाश्रम ट्रेल का एंड नहीं था, बल्कि एक बहुत जरूरी साइन पोस्ट था। वो लेजर, जिसमें नामों की लिस्ट और अजीब सी छोटी ड्राइंग्स थीं, उसने विक्रम को एक पॉसिबल आइडेंटिटी दी, या कम से कम एक फैमिली नेम से लिंक जो आग लगने से पहले ऑर्फनेज के स्टाफ से जुड़ा था। पुराने टाउन रिकॉर्ड्स को क्रॉस रेफरेंस करके, चाहे वो कितने भी कम क्यों ना हो, और सबसे पुराने बासिंदों से बात करके जिनकी मेमोरीज उस आग के वक्त तक जाती थीं, राठौड़ ने टूटी फूटी हिस्ट्री को जोड़ना शुरू किया। एक केयरटेकर का बेटा माना जाता था कि आग में खो गया, लेकिन जिसका बॉडी कभी पक्के तौर पर नहीं मिला। एक लड़का जिसे लकड़ी पर कार्विंग करना पसंद था। सर्च और तेज हो गई, अब फोकस थी, एक बेचैन कर देने वाली अर्जेंसी थी। मिसिंग बच्चों की गिनती बराच गई थी। हर नया गायब होना जन्नाराम के पहले से ही घायल दिल पर एक नया घाव कुरेदने जैसा था। राठौड़ जानता था कि वो करीब है। बोम्मला मानिशी कोई फैंटम नहीं था, वो सचमुच का जीता जागता इंसान था, जो इस धुंध से भरी जमीन के किसी सुनसान किनारे पर रहता था। वो खास तरह की ऐशवुड जो आसपास कम मिलती थी, उससे एक छुपे हुए ग्रोव का इशारा मिला, या फिर ध्यान से जमा किए गए सप्लाई का। उसे वो वर्कशॉप ढूंढना था, वो अड्डा जहां वो आदमी अपने विक्टिम्स को लाता था और अपनी भयानक आर्ट बनाता था। एक लगभग भूला हुआ लॉगिंग ट्रेल जिस पर घास उगाई थी और जो मुश्किल से दिखता था, जिसके बारे में एक बूढ़े हंटर ने यूं ही बातों बातों में बताया था, वो राठौड़ का अगला फोकस बन गया। वो जंगल में और अंदर तक जाता था, जितना अंदर जाने की ज्यादातर लोग हिम्मत नहीं करते थे, एक सुनसान वैली की तरफ जो अपने पुराने ऐश ट्रीज के लिए जानी जाती थी। यहाँ फॉग और भी घना था, एकदम खामोशी थी जो सिर्फ अनथेक ही डालियों से टपकती नमी की बूंदों से टूट रही थी। और राठौड़ के खुद के दिल की धड़कन से वो सावधानी से आगे बढ़ा, उसकी हर सेंस एकदम चौकन्नी थी।
हवा ठंडी थी, जिसमें लकड़ी के धुएं की हल्की, लगभग न महसूस होने वाली सेंट थी, और कुछ और भी, लैकर की वो जानी पहचानी थोड़ी तीखी स्मेल। वो और करीब आ रहा था। ट्रेल एक चट्टान के किनारे पर खत्म हुआ। नीचे एक गहरी अंधेरी खाई थी, लेकिन राठौड़ ने उसे देख लिया। चट्टान में कटा हुआ एक पतला, लगभग अदृश्य पाथ जो नीचे की ओर जा रहा था। ताजा स्कफ मार्क्स, एक टूटी हुई टहनी। कोई इस पाथ को रेगुलरली इस्तेमाल करता था। यही वो जगह होनी चाहिए, बोम्मला मानिशी का हाइड आउट, वो जगह जहां चुराए हुए बच्चों को रखा गया था। वो उनके डर का भारी बोझ महसूस कर सकता था। यहां से भी उसका हाथ अपने सर्विस वेपन के ठंडे स्टील पर गया। उस खाई में उतरना पागलपन के दिल में उतरने जैसा होगा। सेक्शन 8। खामोश पहरेदारों के नीचे 150 सांसें अटकी हुई। वो अड्डा कुदरती गुफाओं का एक जाल था, जिन्हें मोटा मोटा लकड़ी के लट्ठों से बड़ा और मजबूत किया गया था। एक छिपी हुई चिमनी से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था, जो हमेशा छाए रहने वाले कोहरे में मिल रहा था। अंदर हवा में सूखी जड़ी बूटियों, लकड़ी के छिलकों और डर की एक जानी पहचानी, दम घोंटने वाली तेज महक थी। विक्रम एक परछाई की तरह आगे बढ़ा। शहर की उसकी ट्रेनिंग इस जंगली माहौल में बहुत काम आ रही थी। पहली गुफा जिसमें वो घुसा, वो एक वर्कशॉप थी। औजार बिखरे पड़े थे, लकड़ी की आधी अधूरी मूर्तें खाली आंखों से घूर रही थी। और तभी उसे कुछ सुनाई दिया, एक हल्की सी आवाज, किसी के सिसकने की, अंदर और गहराई से। बच्चे उसे एक बहुत बड़ी बीच वाली गुफा में मिले। बच्चे, बहुत सारे बच्चे। उन्हें काम चलाऊ बाड़ों में ठूंस कर रखा गया था। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। उनकी आंखें उस डर से फैली हुई थीं जो अब उनका हर पल का साथी बन गया था। राजकुमार वहीं था, प्रिया भी, और दर्जनों और भी दर्जनों। 150 नन्ही जाने जिन्हें उनकी जिंदगी से चुरा लिया गया था, अब एक पागल आदमी की कैदी थी। कुछ सुस्त पड़े थे तो कुछ चुपचाप रो रहे थे। ये नजारा देखकर राठौड़ को ऐसा झटका लगा कि एक पल के लिए उसकी सांस ही रुक गई। ये सब इतने बड़े पैमाने पर था कि बहुत ही भयानक था। ये सिर्फ कोई कलेक्टर नहीं था, ये तो एक चुराई हुई पीढ़ी का आर्किटेक्ट था। उसका इरादा ठंडे गुस्से में बदल गया। लंबे चौड़े प्लान्स बनाने का वक्त नहीं था। बोम्मला मानिशी किसी भी पल वापस आ सकता था। राठौड़ ने तेजी से काम किया। उसकी आवाज धीमी और दिलासा देने वाली थी, और वो डरे हुए बच्चों को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने उनके बाड़ों के कच्चे ताले तोड़े और धीरे से उन्हें चुप रहने और इशारा मिलते ही उसके पीछे आने के लिए कहा। एक नाजुक तितली की तरह उम्मीद उनकी आंखों में फड़फड़ाने लगी। उसने देखा उनके नन्हे हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, एक खामोश सहारे का जाल बनाते हुए। उसे उन्हें बाहर निकालना था, सभी को। उनके जिंदा बचने का बोझ उस पर किसी भी कोहरे से ज्यादा भारी दबाव डाल रहा था। वो पहले ग्रुप को गुफा के मुहाने की तरफ ले गया। बड़े बच्चे छोटों की मदद कर रहे थे। ये काम धीमा और बहुत तकलीफदेह था। कपड़ों की हर सरसराहट, हर लुढ़कता हुआ कंकड़ उस तनाव भरी खामोशी में बिजली कड़कने जैसा लग रहा था। बाहर का कोहरा छिपने में तो मदद कर रहा था, लेकिन उससे दिशा का भी धोखा हो रहा था। उसने कुछ दूर एक महफूज जगह पर एक रैली पॉइंट बनाया, और जो पहले कुछ बच्चे बाहर निकले, उन्हें बाकियों को रास्ता दिखाने के लिए समझाया। वो इस खौफनाक जगह से सबसे आखिर में निकलेगा। उसे ये पक्का करना था कि हर बच्चा मिल जाए, हर नन्ही जान अंधेरे से वापस आ जाए। रेस्क्यू शुरू हो चुका था, उस कठपुतली वाले की पकड़ से एक खामोश पलायन। सेक्शन 9 द लास्ट पपेट फॉल्स। जन्नारम में सुबह हुई। जैसे ही बच्चों का लास्ट ग्रुप बाहर निकल रहा था, वो आ गया। बोम्मल मनीषी, लंबा सा चौगा पहने हुए, उसका चेहरा हुड़ के गहरे साए में छिपा हुआ था। एक हाथ में उसने एक ताजा तराशी हुई लकड़ी की गुड़िया पकड़ी हुई थी। उसके फीचर्स अजीब तरह से उस आखिरी बच्चे से मिलते जुलते थे जिसे ले जाया गया था। उसने राठौड़ को देखा। उसने खाली बाड़े देखे। एक भारी सी आवाज, गुस्से और निराशा की चीख उसके गले से निकली। उसने गुड़िया गिरा दी और झपटा, किसी हथियार से नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी के प्योर गुस्से से जिसकी टेढ़ी मेढ़ी दुनिया बिखर रही थी। वो सरप्राइजिंगली ताकतवर, फुर्तीला और पागलपन से भरा हुआ था। लड़ाई बहुत ब्रूटल थी, जंगली जानवरों जैसी, गुफा की धीमी टिमटिमाती रोशनी में। राठौड़ एक ट्रेन्ड ऑफिसर था, लेकिन बोम्मल मनीषी एक फंसे हुए जानवर की तरह डेस्परेट ताकत से लड़ा। वो गुफा की दीवारों से टकराए। उनकी लड़ाई की आवाज खाली कमरों में गूंज रही थी। लकड़ी के छिलके और धूल हवा में भर गए। राठौड़ को तेज दर्द हुआ जब ऐशवुड का एक नुकीला टुकड़ा उसकी बांह पर लगा, लेकिन उसने हुड के नीचे डरावनी आंखें देखीं। ऐसी आंखें जिन्होंने बहुत ज्यादा आग, बहुत ज्यादा नुकसान देखा था और उसी में खो गई थी। ये सिर्फ एक किलर नहीं था, वो अपने ही पास्ट का शिकार था जो एक मॉन्स्टर बन गया था। राठौड़ जानता था कि वो इस आदमी को भागने नहीं दे सकता।
वो उसे अपने दुख का कलेक्शन फिर से बनाने नहीं दे सकता था। अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए उसे एक मौका मिला। एक पल जब उसका बैलेंस बिगड़ा, उसने जोर से मारा, एक सोचा समझा वार जिससे बोमल मनुष्य लड़खड़ाकर पीछे हट गया। वो आदमी अपनी ही अधूरी बनाई चीजों के ढेर पर, अपनी दर्द की कठपुतलियों पर लड़खड़ाया और जोर से गिरा। उसका सिर पत्थर के फर्श पर एक भयानक आवाज के साथ लगा। खामोशी छा गई, सिर्फ राठौड़ की हांफती हुई सांसों की आवाज आ रही थी। कठपुतली बनाने वाला शांत पड़ा था। आखिरी कठपुतली गिर चुकी थी। इंसाफ अपने सबसे असली रूप में अंधेरे के बीचों बीच हो चुका था। जैसे ही सुबह जन्नारम के ऊपर छाई धुंध को हटाने की कोशिश कर रही थी, बचाए गए बच्चों को उनके परेशान पेरेंट्स से मिलाया जा रहा था। दुख के आंसू अनबिलीवेबल खुशी के आंसुओं में बदल गए। डरावना सपना खत्म हो गया था। विक्रम राठौड़ थका हुआ और घायल ये सीन देख रहा था। सूरज की पहली हल्की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। बोम्मल मनीष, जिसका असली नाम अनाथालय की राख में खो गया था, उसे ले जाया गया। शहर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, धुंध आखिर में हट जाएगी, लेकिन उन लकड़ी के टोकन्स की याद और जो डर वो दिखाते थे वो बनी रहेगी। धुंध में फुसफुसाहट की एक डरावनी याद और उस आदमी की जिसने उनका फ्यूचर चुराने की कोशिश की थी।